हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले काफी सारे दिनों में मैंने अतुल सुभाष जी का जो केस था उसके अलग अलग एंगल्स पर वीडियो बनाई। बहुत सारी क्वेरीज लोगों के मन में थी, उस पर वीडियो बनाई, लोगों को समझाया, बताया। अब देखिए, ये चूंकि इतना बड़ा स्टेप था कि इससे बहुत ज्यादा हलचल मच चुकी है। मीनवाइल पैरेलली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसा जजमेंट आया है जिस जजमेंट से यदि आपके ऊपर 498 की झूठी एफआईआर हुई है तो उसको खत्म कराने में आपको काफी मदद मिलेगी, जिसके अंदर कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं जो लगभग आप में से अधिकतर लोगों के साथ होती हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते। तो यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन सब चीजों को, उस पर्टिकुलर एफआईआर को खत्म करने के लिए एक रीजन बताया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक लैंडमार्क जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया है। आज के इस वीडियो में इस जजमेंट के अंदर क्या बताया गया है, क्या वो चीजें हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी एफआईआर को खत्म करने के लिए ग्राउंड माना है, सब कुछ मैं आपके सामने रखने वाला हूं। दोस्तों, हार नहीं माननी है। देखिए, ये जजमेंट भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से आया है। आपकी एफआईआर नीचे होती है, कई बार होता है आप उसे क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट क्वैश नहीं करता है, आप वहीं पे हार मान लेते हैं। कई बार आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से आप राहत मिल जाती है। इस प्रकार के पहले भी मैंने कई सारे जजमेंट अपने चैनल पर अपलोड किए हैं जहां पे हाई कोर्ट से रिजेक्शन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। मेरे खुद के कुछ जजमेंट थे, उनमें भी सेम ऐसा हुआ। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ क्या होता है कि वो हाई कोर्ट के बाद ऊपर नहीं जाते हैं। एक तो होता है कि आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है जाने की, एक होता है कि आप हार जाते हैं मेंटली, आप जाते ही नहीं, आप कहते हैं कि होना तो कुछ नहीं है, और नीचे फिर ट्रायल फेस करते रहते हैं। तो दोस्तों, यहां पर जो ये फैमिली है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने इनकी क्वाशिंग पिटीशन रिजेक्ट कर दी। एक एफआईआर हुई, इन्हें लगा भाई ये एफआईआर गलत है। इस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी। उसके बाद ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें राहत तो दी ही, लेकिन इसके साथ साथ इतनी सारी चीजें इस जजमेंट में बता दी कि इनके जैसे और भी जितनी प्रताड़ित फैमिलियां होंगी उन सबके ये सारी चीजें काम आने वाली हैं। इन शॉर्ट, खुद का तो भला हुआ ही, और भी बहुत सारे उनके जैसे प्रताड़ित लोगों का भला इस जजमेंट के थ्रू हो जाएगा। तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है और लड़ना है। चलिए दोस्तों, अब पहले हम इस जजमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये जजमेंट था क्या। देखिए, इस मामले में पहले एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के अंदर जो एज यूजुअल सेक्शन होते हैं 498 इत्यादि वो लगा दिए गए। पति के तमाम घर वालों के नाम भी उसमें डाल दिए गए। अब जो फैमिली थी उनका मानना था ये एफआईआर तो पूरी तरह से गलत है, इसके काफी सारे एविडेंस भी हमारे पास हैं, या तथ्य कुछ ऐसे हैं जिनके आधार पे केस चलना ही नहीं चाहिए। इन सभी आधारों को लेकर के वो हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने उनके स्क्वैशिंग पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। अब इस रिजेक्शन के खिलाफ वो लोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देख रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही गहनता से इस पर विचार करते हुए कुछ रीजन बताए जिनकी वजह से इस प्रकार की जो एफआईआर है वो चलनी नहीं चाहिए। इनमें से जो पहला रीजन है वो एक ऐसा रीजन है कि आप में से 50 से 60% लोगों के साथ ऐसी परिस्थिति होती है। क्या? कि आप और आपकी पत्नी अलग रह रहे होते हैं, आप पत्नी को कोई नोटिस भिजवाते हैं। वो डाइवोर्स का नोटिस हो सकता है, वो रेस्टिट्यूशन का नोटिस हो सकता है सेक्शन 9 का, या फिर आप सेक्शन 9 का केस फाइल करते हैं, या फिर आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हैं, या फिर आप एक लीगल नोटिस पत्नी को सर्व करते हैं। तो वापसी में पत्नी की तरफ से तमाम प्रकार के केसेज आपके ऊपर आ जाते हैं। यहां पे भी कुछ ऐसा ही था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, यह मायने रखता है कि एफआईआर दर्ज कब कराई गई है। इस मामले में पति ने पहले एक डाइवोर्स का नोटिस भेजा था, वो नोटिस पत्नी को मिलते ही उसके बाद उसने एफआईआर दर्ज कराई। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एफआईआर दर्ज कब कराई। अगर आप एक्चुअल में प्रताड़ित होती तो इतने टाइम से आप मायके रह रही थी, आपने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई, और क्यों उसके नोटिस के मिलते ही आपने एफआईआर दर्ज करा दी। तो ये एक कारण माना इस एफआईआर को रद्द करने के लिए। दूसरा ग्राउंड कोर्ट ने यह माना कि भाई एफआईआर का जो कंटेंट है, कंटेंट किस प्रकार का है, इस पर भी डिपेंड करेगा कि एफआईआर के बेस पर मुकदमा चलेगा कि नहीं चलेगा। अब कंटेंट में क्या होता है? क्रियुलिटी। अब क्रियुलिटी क्या होती है, क्या नहीं होती है। अब उस एफआईआर के कंटेंट में जो क्रियुलिटी थी वो आम प्रकार की घटनाएं थी जो आप सबके साथ भी होती। मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे, स्पेसिफिक कुछ भी नहीं है, ठीक। या फिर बहुत छोटे छोटे एलिगेशन, सास जो है हमें साथ में नहीं बैठने देती थी, हमें घूमने नहीं देने जाना जाती थी, इस तरह के एलिगेशन जो कि क्रियुलिटी की श्रेणी में ही नहीं आते, तो इनसे भी क्रियुलिटी नहीं बनता है। तो कोर्ट ने कहा एफआईआर का कंटेंट ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ करके लगे कि हाँ एक्चुअल में आपके साथ क्रियुलिटी हुई है। अगर आप इस प्रकार का बेसलेस एलिगेशंस आपने लगाए हुए हैं तो उसके बेसिस पर भी इस एफआईआर के आधार पर मुकदमा नहीं चलेगा। दोस्तों, इसके अलावा आपने देखा होगा यहाँ पे एक टेंडेंसी होती है कि पति के अलावा उसके परिवार वालों को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है, और अनेकों अनेक मामले ऐसे हैं जिनमें परिवार वाले साथ ही नहीं रहते। पति और पत्नी बैंगलोर रह के जॉब कर रहे हैं,
माता पिता जो है वो लखनऊ में रह रहे हैं लेकिन एफआईआर में उनका भी नाम है, या फिर कई बार भाई बहन होते हैं उनके, वो यूएस में रह रहे हैं, यहाँ पे उनका भी नाम है। इस प्रकार से जो नाम इन्वॉल्व किए जाते हैं, इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अगली गाइडलाइन दी कि भैया आपके साथ क्रियोलिटी हुई, आप एक एफआईआर दर्ज कराई तो उन लोगों के नाम पे ही आप दर्ज कराएंगे जो कि साथ में रहते हो। जो कभी आपके साथ रहते ही नहीं, उन्होंने आपके साथ कैसे 498 कर दिया? तो इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर महत्वता से दर्शाया कि ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसे लोगों के नाम डाल दिए गए हैं जो कभी साथ में ही नहीं रहे, तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। तो ये कुछ ग्राउंड्स यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताए, और जो ये पिटीशन उन्होंने फाइल करी थी इसको एक्सेप्ट कर लिया, अलाउ कर दिया, यानी कि क्वेश्चनिंग उनकी एक्सेप्ट कर ली गई, मामला खत्म कर दिया गया। अब सोचिए, आप ट्रायल में आप लड़ते 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल, कुछ पता नहीं था, लेकिन आपने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई, निराश नहीं हुए, हौसला रखा। रिजल्ट क्या हुआ कि एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आपके फेवर में आ गया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसके अगेंस्ट तो कोई कहीं जा भी नहीं सकता, ये तो फाइनल वर्डिक्ट हो गया एक तरह से। और आपके जो बाकी के भी केसेस चल रहे होंगे, चाहे वो डाइवोर्स हो, मेंटेनेंस हो या कुछ और, वहां पे भी डेफिनेटली आपको ये जजमेंट राहत देने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए ठीक है, मानते हैं परेशानी होती है, तकलीफ होती है, मानसिक तनाव से आदमी गुजर रहा होता है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए अगर आप सही से स्टेप्स लेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, तो फैसले आपके पक्ष में आ जाते हैं। अगर मामला गलत है, आपने कुछ किया नहीं है, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपको जरूर राहत मिलेगी। दोस्तों आप लोगों की हेल्प के लिए जो जजमेंट है, इसका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे जजमेंट को पढ़ लेना। बहुत विस्तृत जजमेंट है, आप लोगों के बहुत काम आ सकता है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।